हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग जनरली डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर रिलीज किया है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जनरली मैथ के पेपर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों का वीडियो का ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, जिसमें हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चन को। ठीक है, पार्ट बाय पार्ट करके हम लोग सारे वीडियो को देखेंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो और आपको देखने में भी कोई बर्डन ना आए। ठीक है, और ऊपर से क्वेश्चंस कम रहेंगे तो आपको काफी ज्यादा डिटेल में समझाने में हमको ज्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं वन बाय वन कि किस तरीके से सीबीएसई ने आपको क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करिए कि ए और बी ये आपको दो को पॉजिटिव नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, और जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन है कि ए का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो पी के पावर 3 क्यू के पावर 4 है, और बी का प्राइम फैक्टराइजेशन आपको पी टू द पावर 2 क्यू टू द पावर 3 दिया हुआ है। ठीक है, पी और आप क्यू आपको प्राइम नंबर हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन ये बोला है कि एचसीएफ जो दिया हुआ है वो पी टू द पावर एम और क्यू टू द पावर एन दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और एलसीएम कितना दिया हुआ है, पी टू द पावर आर और क्यू टू द पावर एस। तो आपको बताना है कि एम प्लस एन और आर प्लस एस का वैल्यू कितना होगा। अब इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, तो देखो ध्यान से। सबसे पहला ये चीज देखेंगे कि ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है। तो ए का वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है पी टू द पावर 3 और क्यू टू द पावर 4, और आपको बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है पी टू द पावर 2 और इंटू क्यू टू द पावर 3। ठीक है, तो जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं किसको, एचसीएफ को, तो एचसीएफ फाइंड आउट करते वक्त हम लोग एक बात का दिमाग में रखते हैं कि जो दोनों में कॉमन हो, ए और बी दोनों में जो कॉमन फैक्टर होंगे उनमें स्मॉलेस्ट नंबर को लेके चलते हैं। तो आपको P और P दोनों में प्रेजेंट है, स्मॉलेस्ट कौन है, तो इसमें आपको दो फैक्टर है, इसमें आपको दो पावर है, इसमें आपको 3 पावर है। तो ऑफ कोर्स दो पावर वाला कम है, तो हम लोग P के पावर कितना ले लेंगे, 2। अच्छा, Q का कंपेयर करेंगे तो Q को यहाँ पे देखो, Q इसमें भी है, Q इसमें भी है, लेकिन इसमें आपको 3Q है और इसमें आपको Q टू द पावर 4 है। तो दैट मीन्स हम लोग किसको सेलेक्ट करेंगे, कम वाले को। तो कम वाला कौन है, Q टू द पावर 3। दिस इज द एचसीएफ ऑफ दिस नंबर ए एंड बी। बट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में एचसीएफ जो आपको दिया हुआ है कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, p टू द पावर m इंटू क्यू टू द पावर कितना n। अगर दोनों तरफ कंपेयर करो तो देखो ये भी p है, ये भी p है, तो ऑफ कोर्स m का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। तो ऑफ कोर्स m इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। और कंपेयर करो q को, तो ये q है, ये q है, तो पावर भी सेम होना चाहिए, तो n का वैल्यू कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो देयरफॉर n शुड बी इक्वल टू 3। उसी तरीके से हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एलसीएम, तो एलसीएम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, फिर वही रूल, दोनों में कॉमन देखेंगे, और कॉमन में क्या देखेंगे, जो आपको ए दिया हुआ था p टू द पावर 2 सॉरी p टू द पावर 3 q टू द पावर 4, और b कितना दिया हुआ है p टू द पावर 2 और q टू द पावर 3। तो p इसमें भी है, p इसमें है, लेकिन एलसीएम में हम लोग बड़े वाले फैक्टर्स को लेके चलते हैं, यानी कि p टू द पावर किसको लेके चलेंगे, 3 को। उसी तरीके से बताओ q में कौन हो जाएगा, हाँ q में कौन सा हो जाएगा, q टू द पावर कितना हो जाएगा, 4, तो q टू द पावर 4 को लेके चलेंगे। ठीक है, तो अब बट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में जो आपको एलसीएम दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है p टू द पावर r और q टू द पावर s। तो फिर से कंपेयर, अगर हम लोग दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो देखो ये p है, ये p है, तो आप बता सकते हो कि r का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो देयरफॉर r शुड बी इक्वल टू 3। ये q है, ये q है, तो देयरफॉर s शुड बी इक्वल टू 4। s का वैल्यू कितना होना चाहिए, 4। तो हमें फाइंड आउट करना था इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, m प्लस n और इंटू कितना r प्लस s का वैल्यू फाइंड आउट करना है। किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो m का वैल्यू कितना आया था 2, n का वैल्यू 3, तो 2 प्लस 3 इंटू r प्लस s है, तो r का वैल्यू 3 और s का वैल्यू कितना 4। तो अगर हम लोग सोल्व कर लेंगे तो 5 इंटू 7 दैट मीन्स ओवरऑल 35, यानी कि दैट मीन्स इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से सोल्व करेंगे। ठीक है, अगर हाँ क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को कोई इश्यू होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में एक बार क्वेश्चन करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, एक बात और ध्यान में रखिएगा, नोट पॉइंट में दिमाग रख रखिएगा,
कि जब हम लोग एलसीएम फाइंड आउट करते हैं तो ये जो कॉमन रहता है उसको तो सेलेक्ट करते ही हैं, उसके अलावा जो नंबर्स कॉमन नहीं होते हैं उनको भी हम लोग सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, कब? एलसीएम निकालते वक्त। लेकिन एचसीएफ में हम लोग सिर्फ कॉमन नंबर्स को देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अब आगे कैसे है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या पता चलेगा कि P कह रहा है कि एक प्राइम नंबर है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए। P एक प्राइम नंबर है। ठीक है, और हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है जिसके रूट्स, आपको पता है 2 रूट्स होते हैं, एक अल्फा और एक कौन सा? बीटा। 2 रूट्स होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। और वो अल्फा बीटा कौन है? तो इस P का जो फैक्टर होगा वही अल्फा और बीटा का काम करेगा। ठीक है, तो एक बात बताओ, P कौन सा नंबर है? P है हमारा प्राइम नंबर, और हमको पता है कि प्राइम नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं। एक तो वो नंबर खुद होता है यानी कि P हो जाएगा, और एक नंबर होता है 1 जो इसका फैक्टर होगा। और यही दोनों क्या है? इसके रूट्स है, यानी कि एक को हम लोग अल्फा मान लेंगे और एक को क्या मान लेंगे? बीटा मान लेंगे। यानी कि अल्फा इक्वल टू हो गया P और बीटा इक्वल टू हो गया 1। तो हम लोग सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालते हैं तो हमें सबसे पहले इसका वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। तो अल्फा का वैल्यू P, बीटा का वैल्यू 1, तो P प्लस क्या हो जाएगा? 1। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालेंगे तो P इंटू कितना हो जाएगा? 1, यानी कि ओवरऑल P। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है K इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू क्या होता है? बीटा। वैल्यू पुट करो, K को K छोड़ देते हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर छोड़ देते हैं, माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पे कितना पुट करेंगे? P प्लस 1 इंटू एक्स, और अल्फा इंटू बीटा के जगह पे कितना पुट करेंगे? P। अगर K का वैल्यू हम लोग 1 कंसीडर करके चलते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा? तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस P प्लस 1 इंटू एक्स प्लस क्या हो जाएगा? P। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर किससे मैच कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, कोई डाउट होगा फिर से आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार क्वेश्चन को पूछ लीजिएगा। इसका पीडीएफ चाहिएगा तो हम आपको नीचे लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या कह रहा है कि अल्फा एंड बीटा, एक अल्फा और एक बीटा, दो इसके जीरोज हैं। किसके? इस पोलिनोमियल के 2 जीरोज हैं, और रिलेशन ये दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो अल्फा इंटू बीटा के बराबर है। तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ P। कैसे बनाएंगे? तो देखो, हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है? अल्फा इंटू बीटा, और हम लोग इसी रिलेशन को लेके चलेंगे। कैसे? तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हम लोग जानते हैं माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। ए से तो ए कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी। अब इस इक्वेशन के लिए बताओ ए का वैल्यू कितना है? तो ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? पी, तो ए का वैल्यू हो गया पी। बी क्या होगा? बी विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो x का कोएफिशिएंट कितना है? -2। और c का वैल्यू कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म कौन सा? हमारा 3p, तो देयरफॉर 3p। अब वैल्यू पुट कर दो, माइनस को माइनस छोड़ देते हैं। b का वैल्यू कितना आया है? b का वैल्यू आया है -2, तो -2 इक्वल टू c का वैल्यू कितना है? 3p। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2 इक्वल टू 3p। तो p का वैल्यू अगर फाइंड आउट करेंगे तो 2 बाई कितना हो जाएगा? 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? देखो, अब इसमें आपको क्या बता रहा है कि इसमें जो आपको सॉल्यूशन दिए हुए हैं, दो सिस्टम है। देखो, सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मतलब क्या होता है? सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मतलब क्या होता है? दो इक्वेशन आपको दिए हुए रहेंगे, पेयर ऑफ इक्वेशन दिए हुए रहेंगे। जैसे ये आपको एक पेयर ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है और एक दूसरा ये पेयर ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है। तो इन दोनों का जो क्या बता रहा है कि इनकंसिस्टेंट है। अब इनकंसिस्टेंट कहने का मतलब क्या होता है? इनकंसिस्टेंट कहने का मतलब होता है नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन इसका नहीं होना चाहिए। अब नो सॉल्यूशन है तो नॉर्मल सा बात है कि हम लोग पढ़े हैं कि नो सॉल्यूशन कब होता है? नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होते हैं? तो नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होता है आपको कि a1 बाई a2 का वैल्यू, b1 बाई b2 का वैल्यू, c1 बाई c2 का वैल्यू, ये आपस में ये इक्वल नहीं होना चाहिए। यानी कि a1 बाई a2 इक्वल होना चाहिए b1 बाई b2 का, लेकिन c1 बाई c2 इक्वल नहीं होना चाहिए।
तो कैसे करेंगे इसको, तो देखो नॉर्मल सा बात, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले समझो कि a1 क्या होता है। तो अगर आपको दो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो a1 क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x, a2 भी क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x, b1 क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ y, b2 भी क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ y। तो हमारा इक्वेशन क्या दिया हुआ है, हमारा इक्वेशन दिया हुआ है 3x प्लस y। अब इस प्लस वन को इधर लेके आ जाएंगे तो -1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अच्छा, दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है 2k -1 इंटू कितना है x प्लस k -1 इंटू कितना है y। अब इस 2k प्लस 1 को भी इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2k प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। तो a1 का वैल्यू कितना है, देखो a1 का वैल्यू 3, a2 का वैल्यू ये वाला है, तो 3 अपॉन कितना लिख देंगे, 2k माइनस 1। अच्छा, b1 का वैल्यू कितना है, तो b1 y का कोई कोएफिशिएंट नहीं है, मतलब 1 है, तो 1। अब भाई b2 का वैल्यू कितना है, ये वाला k माइनस 1 इक्वल टू c1 का वैल्यू कितना है, -1। अच्छा, c2 का वैल्यू कितना है, तो -2k माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 1। ये नॉट इक्वल टू का साइन है। हम लोग अगर इन दोनों को कंपेयर करके चलेंगे, इन दोनों को कंपेयर करके, तो क्या मिलेगा, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या मिल जाएगा, 3k माइनस 3 इक्वल टू 2k माइनस 1। 2k को इधर लेके आ जाएंगे तो 3k माइनस क्या हो जाएगा, 2k, ये -1, ये -3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3। तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। यानी कि दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट ऑप्शन, यानी कि सेक्शन डी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो पैरेललोग्राम से क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, ये मान के चलो कि आपको एक पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, नाम क्या दिया हुआ है, PQRS, सॉरी नाम है आपको PQRS। इसका नाम है P, इसका नाम है Q, इसका नाम है R, इसका नाम है S। P का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, 3 और 4। Q का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, -2 और 3। R का कोऑर्डिनेट कितना, -3 और -2। S का नहीं दिया हुआ है, हमें फाइंड आउट करना है, तो इसको XY मान लेते हैं। देखो अगर इसको लॉन्ग मेथड से बनाने जाओगे तो काफी ज्यादा लॉन्ग टाइम लग जाएगा, तो इसको आप शॉर्ट ट्रिक से कैसे बनाओगे, ठीक है, शॉर्ट में कैसे बनाओगे, अगर पैरेललोग्राम के 3 वर्टेक्स दिए हुए, चौथा वर्टेक्स फाइंड आउट करना है, तो किस तरीके से बनाओगे, तो अपोजिट वर्टेक्स को लेकर चलो। जैसे इसका P का अपोजिट वर्टेक्स कौन है, R। इसके x के वैल्यू को कंपेयर करो, तो इसके x का वैल्यू 3 है, इसका x का वैल्यू कितना है, -3 है। इन दोनों को ऐड कर दो, 3 प्लस -3 इक्वल का साइन दे दो। अब वैसे ही तुम s का अपोजिट कौन हो जाएगा, q हो जाएगा, तो s का अपोजिट q है। तो इसमें बताओ x का कोऑर्डिनेट कितना है, तो s का इसमें x है और इसमें x का वैल्यू कितना है, -2। यानी कि दोनों तरफ अपोजिट कोऑर्डिनेट वाले को, अपोजिट कोऑर्डिनेट के x कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। यानी कि जो अपोजिट वर्टेक्स है इसके दोनों के x कोऑर्डिनेट को इक्वल करेंगे। तो p का x कोऑर्डिनेट कितना था, 3, r का कितना, -3, इन दोनों को जोड़ दिए। उसी तरीके s का अपोजिट कौन है, q, तो s का x कोऑर्डिनेट है x, इसका x कोऑर्डिनेट कौन सा, -2, इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो अब इन दोनों को जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा, तो x -2 हो जाएगा। अब x का वैल्यू यहाँ से 2। अब देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सब में कौन, किसमें x का वैल्यू 2 है, तो ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर सी में हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलो एक बार y से भी चेक कर लेते हैं। तो बताओ p का y कौन है, ये 4, और r का y कौन है, -2, तो -2 इक्वल टू, अच्छा s का y कौन है, तो ये आपको y ही है, और q का y कौन है, 3, तो y + 3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, +4 -2, यानी कि कितना हो जाएगा, ओवरऑल आंसर 2, y + 3। तो y का वैल्यू निकालोगे तो 3 को इधर भेजना पड़ेगा, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 - 3, तो y का वैल्यू कितना, -1। देखो -1 y का वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दिमाग में रखना है कि अपोजिट वर्टेक्स के x कोऑर्डिनेट को एक साथ जोड़ना है
और फिर इन दोनों अपोजिट वर्टेक्स के x कोऑर्डिनेट को एक साथ जोड़ना है, इससे आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। फिर अपोजिट वर्टेक्स के y कोऑर्डिनेट को इस अपोजिट वर्टेक्स के y कोऑर्डिनेट को जोड़ करके इक्वल कर देना है, इससे आपको y कोऑर्डिनेट का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, चलो बाकी अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बता रहा है कि ABC और PQR दो ट्रायंगल सिमिलर दिए हुए हैं। इसमें AM और PN जो है वो ABC और PQR का मीडियन दिया हुआ है। AM जो है वो ABC का मीडियन है, PN जो है वो आपको PQR का एल्टीट्यूड है, मीडियन ही एल्टीट्यूड है। ठीक है, और आपको दिया हुआ है कि AB स्क्वायर बाई PQ स्क्वायर का वैल्यू 4:9 है, तो AM और PN का रेशियो बताना है। ठीक है, देखो सबसे पहले इसके लिए तरीका समझो। दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं, दो ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो जो साइड का रेशियो होता है, ठीक है, साइड रेशियो जो होता है वो किसके किसके इक्वल होता है, एल्टीट्यूड के रेशियो के इक्वल होता है। दोनों ट्रायंगल के एल्टीट्यूड का रेशियो, मीडियन का भी रेशियो वही होता है जो साइड का रेशियो होता है, एंगल बाइसेक्टर का भी रेशियो वही होता है जो साइड का रेशियो होता है, पेरीमीटर का भी रेशियो वही होता है जो साइड का रेशियो होता है। ठीक है, तो देखो दो ट्रायंगल हमसे पूछा है, एक ट्रायंगल ये हो गया, दूसरा ट्रायंगल ये हो गया। एक का नाम है ABC और एक का नाम है PQR। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो ये AM इसका एल्टीट्यूड है और PN इसका एल्टीट्यूड है। तो हम अभी क्या बताएं कि दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड का जो रेशियो होता है एल्टीट्यूड के रेशियो के इक्वल होता है। बट क्वेश्चन में साइड का रेशियो नहीं दिया हुआ है, साइड के स्क्वायर का रेशियो दिया हुआ है। AB स्क्वायर बाई PQ स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 4/9। तो हम लोग पहले साइड का रेशियो निकाल लेंगे, तो AB बाई PQ का स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकते हो क्योंकि दोनों का स्क्वायर था। इसको भी आप 2/3 का क्या लिख सकते हो, होल का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। तो बताओ साइड का रेशियो कितना आ गया, AB बाई PQ का रेशियो कितना आ गया, 2/3। तो एल्टीट्यूड का रेशियो कितना हो जाएगा, AM बाई PN का भी रेशियो कितना हो जाएगा, जो साइड का रेशियो होता है, साइड का रेशियो 2:3 आया, तो एल्टीट्यूड का भी रेशियो 2:3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है ट्रिगो से क्वेश्चन पूछा है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि x tan 60 cos 60 इक्वल टू sin 60 इंटू cot 60, तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन दिया है कि x tan 60 इंटू cos 60 इक्वल टू sin 60 इंटू cot 60। कैसे सॉल्व करेंगे, तो x को तो x ही छोड़ना पड़ेगा। tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो √3 लिख देंगे। cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, sin 60 का वैल्यू होता है √3/2 और cot 60 का वैल्यू होता है 1/√3। अब इसको देखो, √3 से √3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो x इक्वल टू क्या बच गया, x इक्वल टू बच गया 1/√3। अब इधर तो कहीं 1/√3 दिखाई नहीं दे रहा है, तो अब चेक करो कि किसका वैल्यू है। cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो ये तो हो नहीं सकता। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। बाकी का भी चेक कर लो, sin 30 का 1/2 होता है, तो ये आंसर हो नहीं सकता है। cot 30 का वैल्यू होता है √3, तो ये भी नहीं हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस ऑप्शन। ठीक है, चलो आगे चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप देखोगे ध्यान से, तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू आपको √2 दिया हुआ है, तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, जिसका वैल्यू पहले निकालना है उसको देखते हैं। तो बताओ tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कितना, कॉस थीटा, और कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब अगर आप एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम लेने पे क्या आएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो कॉस से तो कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच जाएगा साइन, और इस साइन से हम लोग जब इस साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। अब आए में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब एक बार बताओ,
कॉस थीटा इंटू साइन थीटा का तो वैल्यू दिया ही नहीं है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, ताकि हम जब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़े तो 2ab में 2 साइन थीटा इंटू क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। तो सोल्व करके देखो, इसको क्या लिखोगे, a स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर, प्लस 2a और इंटू कितना b इक्वल टू √2 का स्क्वायर कितना 2। हम लोग पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो इसकी जगह पे लिखेंगे 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। तो बताओ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 यानी कि 1। तो यहाँ से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2। अब वही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, 1 का 1, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा की जगह पे कितना पुट कर देंगे हम लोग 1/2। तो 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर कौन सा 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 आपको सिमिलरिटी से पूछा। क्या पूछा है कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें डी पैरेलल दिया हुआ बीसी का, यानी कि ये लाइन जो है, ये लाइन डी और ये लाइन बीसी दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। ठीक है, ये दोनों आपस में पैरेलल दिया हुआ है। अच्छा, अगर वैल्यू देखोगे तो ए ई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, ए, और इसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। इसी का वैल्यू कितना, बी। ठीक है, और d का वैल्यू कितना, इसका वैल्यू x दिया हुआ है, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, y। तो वी हैव टू फाइंड द फॉलोइंग, यानी कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहले देखो, जब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होता है, ठीक है, शॉर्ट तरीका, जाहिर सी बात है एमसीक्यू क्वेश्चन है तो हम लोग ज्यादा टाइम इस पे वेस्ट करेंगे नहीं। तो अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और ये दोनों में क्या है, कॉमन है। तो इस वजह से ट्रायंगल ADE जो हो जाएगा वो सिमिलर हो जाएगा किसका, ABC का। सिमिलरिटी आप पढ़े होगे, कैसे होगा, एंगल 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 से। तो सिमिलरिटी अगर पढ़े हो तो देखो, जो जो साइड हमको दिया हुआ है हम उसी को लेकर चलेंगे। तो हमको किसका वैल्यू पता है, AE का वैल्यू पता है, AE का वैल्यू। तो हम लोग इसको अगर AE कंसीडर करके चलते हैं, इस साइड ट्रायंगल का AE, तो इस ट्रायंगल का कौन सा लेकर चलना पड़ेगा, AC, यानी कि AE/AC का वैल्यू। अच्छा, अगला किसका वैल्यू दिया हुआ है, D का वैल्यू दिया हुआ है, D का वैल्यू। तो अगर इस ट्रायंगल का D लेके चलेंगे तो हमको इस ट्रायंगल के कौन से साइड को कॉरस्पॉन्डिंग लेके चलना पड़ेगा, BC को। क्यों, ट्रायंगल जब सिमिलर होते हैं तो साइड का रेशियो सेम हो जाता है। अब वैल्यू पुट करो, AE का वैल्यू कितना था, AE का वैल्यू था A, तो A लिख दिए। अच्छा, AC का वैल्यू कितना था, पूरे AC का वैल्यू कितना है, तो A और B दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस B इक्वल टू D का वैल्यू कितना था, तो D का वैल्यू था X, तो X लिख दिए, और BC का वैल्यू कितना था, Y। अब यहाँ से कंपेरिजन कर लो, किसका वैल्यू आ जाएगा, किसका वैल्यू आंसर आ जाएगा, किसका नहीं आएगा। तो अगर हम लोग यहाँ से सपोज दैट X का वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो X का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो Y को इधर इंटू में लाना पड़ेगा। तो x इंटू क्या हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा ay। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ay, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, a प्लस बी। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। अच्छा, अगर किसी को ये डाउट होगा कि y का भी वैल्यू निकाल के दिखा दीजिए, तो y का वैल्यू अगर निकालना है यहाँ से कैसे निकालोगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ay बराबर क्या मिलेगा, x इंटू ए प्लस बी। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, x इंटू ए प्लस बी। अब i में कौन सा, a। अब देखो तो y का क्या ये वाला मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा, यानी कि ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी को डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है कि ABCD आपको एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हमको एक ट्रेपेजियम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, एक ट्रेपेजियम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक ट्रेपेजियम ड्रॉ करेंगे। ये हमारा ट्रेपेजियम हो गया। नाम दिया हुआ है ABCD, तो नाम दे देंगे हम लोग ABCD।
इसमें क्या कर रहा है कि आपको AD का वैल्यू 4, इस AD का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। अच्छा, डायगोनल AC और BD क्या कर रहा है, AC और BD इंटरसेक्ट इच अदर एट O, दोनों डायगोनल AC और ये BD दोनों एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, AO बाई OC का वैल्यू, AO बाई OC का वैल्यू, DO बाई BO का OB का वैल्यू, इन दोनों का वैल्यू आपस में इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है BC का वैल्यू। अब देखो BC का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो BC का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हमको इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को क्या करना पड़ेगा, सिमिलर करना पड़ेगा। ट्रायंगल सिमिलर कर देंगे, साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, अब ट्रायंगल को सिमिलर कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। तो पहले से आपको दो चीजें इक्वल दिया हुआ है, ये दोनों आपको इक्वल दिया हुआ है। इस ट्रायंगल का AO, ठीक है, इस ट्रायंगल का आपको AO, ठीक है, और इस ट्रायंगल का आपको कौन सा, इस ट्रायंगल का अगर AO लेके चलते हैं तो इस ट्रायंगल का कौन सा, OC। फिर अगर इस ट्रायंगल का DO का बात करते हैं, इस ट्रायंगल का DO, तो इस ट्रायंगल का OB, दोनों का रेशियो पहले से आपको सेम दिया हुआ है। ठीक है, और एक चीज और देखो कि ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। तो साइड एंगल साइड से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। कौन कौन ट्रायंगल, तो ट्रायंगल AOD सिमिलर हो जाएगा किसका, AOD सिमिलर हो जाएगा किसका आपको, तो COB का। ठीक है, अब इन दोनों के सिमिलर होने, अच्छा सिमिलर कैसे हो जाएगा, तो साइड एंगल साइड से। अब इन दोनों के सिमिलर होने से क्या हो जाएगा, साइड का रेशियो सेम हो जाएगा। तो हमको किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, BC का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अगर इसका हम BC लेके चलेंगे तो इस ट्रायंगल का कौन सा लेके चलना पड़ेगा, AD, यानी कि AD अपॉन CB का जो वैल्यू हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा। अब कोई भी एगो साइड लेके चलो, अगर इसका AO लेके चलते हैं तो इसका कौन सा लेके चलना पड़ेगा, CO के बराबर। तो AO बाई CO के बराबर हो जाएगा। थोड़ा वैल्यू पुट करते हैं, AD का वैल्यू देखो, AD का वैल्यू कितना दिया हुआ है, AD का वैल्यू हम लोगों का पता है, AD का वैल्यू कितना 4 सेंटीमीटर, तो 4 लिख देंगे। BC हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा, AO बाई OC का वैल्यू देखो, AO बाई OC का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1/2, तो यहाँ पे 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई BC में 1 से इंटू करोगे तो BC, और 4 में 2 से इंटू करोगे तो 4 2 जा 8 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर C विल बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आज का ये 10 क्वेश्चन का कोटा हम लोगों का क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने पूरा वीडियो देखा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, बाकी आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो टॉपिक भी हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे उसके ऊपर अच्छा से अच्छा वीडियो बना देने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो।